डियर स्टूडेंट, हम लोग सीखेंगे कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला जाता है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए पहले जानना जरूरी है कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो एक यूनिट सेल मैं बना लेता हूँ और इसका हम डेंसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है। तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी निकालना है तो क्या करते हैं, उसका मास और वॉल्यूम निकाल कर भाग दे देते हैं या रेशियो निकालते हैं, तो क्या निकलता है, हमको डेंसिटी पता चल जाता है। तो उसी तरह से हमको यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है तो हमको क्या चाहिए, इस यूनिट सेल का मास पता होना चाहिए और दूसरा ये पता होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो पीछे मैं बता चुका हूँ, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाता है। तो इस तरह से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये, तो क्या उसको हम विन बैलेंस का यूज़ करेंगे, जो सामान तौलने के लिए बट वो तराजू यूज करते हैं, वही तराजू से क्या हम यूनिट सेल का मास निकाल सकते हैं। तो उस तराजू से हम यूनिट सेल का मास नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे यूनिट सेल का मास? तो एक तरीका है कि जितना स्फेयर से बना है उसका मास निकाल लो। तो जितना एक स्फेयर का मास होगा, जैसे मान लीजिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक स्फेयर से मिलकर बना होता है, तो एक स्फेयर का मास निकाल लीजिए, वही जो मास होगा वही यूनिट सेल का मास होगा, क्योंकि इसी से तो बन रहा है यूनिट सेल। तो एक स्फेयर का कैसे मास निकालेंगे, अब क्वेश्चन ये है। अब एक ये स्फेयर है एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। मोल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। मोल कंसेप्ट क्या कहता है, कहता ये कि कोई भी पार्टिकल्स हो, ठीक है, अगर हम 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लें तो जो उसका वजन होता है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल में। ठीक है, कहते हैं, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में समझें कि आप Ag ले लीजिए, सिल्वर, या Ag ना लेकर जो है सीधा जो एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम ले लीजिए Na। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, 23 ग्राम। 23 ग्राम इसको पर मोल बोलते हैं। अब 23 ग्राम पर मोल का मतलब ये हुआ कि अगर हम सोडियम का 6.02 इंटू 10⁻23 एटम लें, 23 एटम लें, 10⁻23 6.02 इंटू 10⁻23 एटम लें, तो उसका जो वजन होता है कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का अगर हमको वजन पता है, मास पता है, तो हम एक सोडियम एटम का मास निकाल सकते हैं। तो आप सोडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/6 करके हम एक स्फेयर का मास निकालेंगे या एक एटम का मास निकालेंगे। तो ये जनरल फार्मूला बन जाता है, बनता है ये। एटॉमिक मास निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये इसको इरेज कर दें। तो यहाँ से मास ऑफ वन स्फेयर क्या निकला, वैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na। तो वन स्फेयर का मास निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा
तो उसमें स्फेयर जो होता है, नंबर ऑफ स्फेयर 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 होता है और फेस में 4 होता है। तो अगर बीसीसी कोई यूनिट सेल ले लिए तो जितना नंबर ऑफ स्फेयर होगा उतना ही उसका मास ज़्यादा होगा। तो मास को ऊपर रखना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू निकालना है हमको, तो नंबर ऑफ स्फेयर जेड हो जाएगा। जेड से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्फेयर को। और जितना स्फेयर होगा, एक स्फेयर का मास कितना है, एटॉमिक वेट अपान Na एवोगाड्रो नंबर अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, A³ होता है। तो A³ रख देंगे यहाँ पर। इसको हम लिखेंगे ऐसे जनरल फॉर्म में, जेड इंटू एटॉमिक वेट अपान Na एवोगाड्रो नंबर इंटू A³। जेड क्या है, यही जेड है नंबर ऑफ स्फेयर। जेड की वैल्यू 4 होगा, कब होगा, जब एफसीसी लेंगे तो जेड की वैल्यू 4 होगा। बीसीसी का अगर डेंसिटी निकालना होगा तो जेड की वैल्यू 2 होगा, और प्रिमिटिव का निकालना होगा तो जेड की वैल्यू 1 होगा। तो ये जेड हो गया और ये डेंसिटी हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, एवोगाड्रो नंबर, और लेंथ ऑफ साइड A³ है। तो इस तरह से हम जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जो है आगे हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है। तो क्लोज पैकिंग क्या है, क्लोज पैकिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का सजावट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट? एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का। कहाँ अरेंजमेंट? स्पेस में। तो कोई भी स्पेस है या कोई भी सॉलिड है तो किससे मिल के बना होता है? वो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से मिल के बना होता है। और ये एटम मॉलिक्यूल्स आयंस एक फिक्स क्रम में, एक निश्चित क्रम में, एक फिक्स आर्डर में सज कर क्या करते हैं? सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो अम्मी अम्मी जो मम्मी है तो कैसे सजेगी धजेगी, या कैसे उसकी मतलब सजती धजती है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड के अंतर्गत, या क्लोज पैकिंग के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो अम्मी का जो सजावट है उसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन, D का मतलब डायमेंशन, और क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 3D देखने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि 1D, 2D और 3D का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये घर हो गया एक, ठीक है, आप ही का घर हो गया, ये घर हो गया। तो घर का जो ये जो साइड है, जो एज है, हम x नाम देंगे, और इस एज का नाम हम, एक्सिस का नाम y देंगे, और इस एक्सिस का नाम z देंगे। यहाँ 3 एक्सिस है और ये 3D में है। ठीक है, जब हम किसी x एक्सिस पर, जब हम किसी एक एक्सिस पर किसी पार्टिकल को लेकर सजाते हैं
या किसी एटम मॉलिक्यूल्स आयंस को सजाते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस को सजाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है क्लोज पैकिंग इन 1D। किसी एक एक्सिस का यूज करना है, किसी एक एक्सिस का यूज करना है, क्या सजाने में, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस को सजाने में। तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हैं हम, एक बॉल ले लिए फुटबॉल, और उस फुटबॉल को हम एक्स एक्सिस पर रखते गए। तो चूँकि हमने यहाँ पर बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, केवल एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग 1D। इसी का नाम है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है। अब ये क्लोज पैकिंग जो है 1D, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो किसी स्फेयर से कोई दूसरा स्फेयर जितना स्फेयर टच में रहता है उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ए से यहाँ पर 2 लोग टच में हैं, वो कौन कौन से है, एक्स और वाई है। तो ए से 2 लोग टच में हैं तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर ए से एक लोग और टच में आ जाए, एक्स वाई जेड हो जाए, 3 लोग हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। अगर ए से एक लोग और जुड़ जाएं डायरेक्टली, ठीक है, पी नाम हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो उसी तरह से ये जो क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन होता है उसमें एक स्फेयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। अब ये 2 का मतलब ये कि दाएं बाएं जो स्फेयर है वो डायरेक्टली अटैच में होता है। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग 1D। क्लोज पैकिंग इन 2D में क्या होता है, 2D में क्या होगा, 2 एक्सिस का यूज़ करते हैं, एक्स वाई हो गया, जेड हो गया। अब डियर स्टूडेंट, अब ये जो है क्लोज पैकिंग इन 2D, इसको हम लोग समझना है कि क्या होता है क्लोज पैकिंग इन 2D। तो इसको क्लोज पैकिंग इन 2D में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग 2 एक्सिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्लोज पैकिंग इन 1D पढ़ लिए, क्लोज पैकिंग इन 2D देखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या किया जाता है, 2 एक्सिस, जब हम 2 एक्सिस को लेकर या CLOSE क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 2D। तो ये जो क्लोज पैकिंग इन 2D है, इसमें 2 हमको अरेंजमेंट मिलता है, 2 व्यवस्था मिलता है यहाँ पर, या ये कह सकते हैं कि 2 अरेंजमेंट का चांसेज होता है, 2 अरेंजमेंट या 2 अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। पहला पॉसिबिलिटी ये है डियर स्टूडेंट कि जैसे हम सजाए हैं स्फेयर के सामने स्फेयर, स्फेयर के सामने स्फेयर, मतलब परपेंडिकुलर सजाए हैं, फुटबॉल के सामने फुटबॉल, फुटबॉल के सामने फुटबॉल। तो एक तो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, फुटबॉल के सामने फुटबॉल रखेंगे, ठीक है, ऐसे सटा सटा कर, तो परपेंडिकुलर जब रखेंगे फुटबॉल को ऐसे, मतलब सीधा पैरेलल,
ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट मिलता है इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग 2D। और ये क्लोज पैकिंग इन 2D में ये कौन सा क्लोज पैकिंग है? ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम दे रहे हैं? ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोला जा रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब हम स्फेयर के सेंटर को लेकर मिलाएंगे तो स्फेयर के सेंटर को मिलाने के बाद हमको जो दिखाई देता है वो स्क्वायर दिखाई देता है। कोई भी स्फेयर ले लीजिए और स्फेयर के सेंटर को मिलाएंगे इस तरह से तो वो जो दिखाई देता है वो स्क्वायर दिखाई देता है। तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब इसी में एक अरेंजमेंट और होता है डियर स्टूडेंट। अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो अगर हम इसके आगे समझ लेते हैं इसी में कि अगर फुटबॉल को हम परपेंडिकुलर ना रखकर ये जो गैपिंग है उसमें रखें तब क्या होगा? इस तरह से जो गैपिंग है अगर हम उसमें फुटबॉल को रखें तो क्या मिलेगा? ऐसे जो गैपिंग है इसमें रखना स्टार्ट करें, परपेंडिकुलर न रखकर जो गैपिंग वाला जो एरिया है उसमें रख रहे हैं तो जो हमको अरेंजमेंट मिलेगा डियर स्टूडेंट कुछ अलग ही मिलेगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि अगर हम स्फेयर के सेंटर को मिलाएंगे तो पाएंगे ये डियर स्टूडेंट, जब हम स्फेयर के सेंटर को मिलाएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा ये देख लेते हैं। ये स्फेयर होगा और ये स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, स्फेयर का सेंटर हो गया ये। तो हम नाम दे रहे हैं A B C D E और F। इसके सेंटर को मिलाइए तो हमको जो मिलता है वो एक रिंग मिलता है और ये जो रिंग मिलता है वो मिलता है 6 मेंबर्ड रिंग। क्या मिलता है डियर स्टूडेंट? 6 मेंबर्ड रिंग मिलता है। तो 6 मेंबर्ड रिंग मिलने की वजह से या ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उससे ये अलग अरेंजमेंट होने की वजह से इसका नाम रखा जाता है हेक्सागोनल स्क्वायर नहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D 2 डायमेंशन। चूँकि फर्श पर ही हम फुटबॉल को सजाए हैं लेकिन हमने क्या किया अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। पहले हम परपेंडिकुलर रख रहे थे, अब जो है गैपिंग में डालना स्टार्ट कर दिए, गैपिंग में सजाना स्टार्ट कर दिए। जो अरेंजमेंट था उसने हमने चेंज कर दिया तो हमको अलग स्ट्रक्चर मिलता है, अलग शेप मिलता है, अलग जो व्यू मिलता है वहाँ, ठीक है, अलग अरेंजमेंट मिलता है। तो अरेंजमेंट का नाम रखा जाता है हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल इसलिए रखा जाता है क्योंकि 6 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग मिलता है। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। और केवल 2 ही एक्सिस के यूज़ किए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डियर स्टूडेंट 3D में क्या होता है? 3D में यही जो 2 प्रकार के लेयर बन रहे हैं इसी का यूज़ करके हम एक तो स्क्वायर बन रहा है और एक बन रहा है हेक्सागोनल। तो इसी लेयर को लेकर हम क्या करते हैं 3D का फॉर्मेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट जब हम स्क्वायर क्लोज पैकेट लेयर को लेकर, जो पहला लेयर जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इस लेयर को लेकर आप लोग 3D बनाएंगे तो वो जो यूनिट सेल मिलता है वो मिलता है प्रिमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, हमने क्या लिया, स्क्वायर क्लोज पैकेट लेयर लिया। ठीक है, और उससे हमने 3D बनाना स्टार्ट कर दिया। 3D का मतलब वहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसी के ऊपर लेयर रखना है। स्क्वायर क्लोज पैकेट लेयर लेकर इसी के ऊपर फुटबॉल रखना है, तो फुटबॉल परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है 3D अरेंजमेंट मिलता है, और उसका नाम रखते हैं, वो जो मिलता है हमको जो अरेंजमेंट, वो होता है सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम 6 मेंबर्ड रिंग या जो है जब हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकेट लेयर लेकर, ठीक है, सेकेंड वाला लेयर लेकर हम 3D का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट, 2 रास्ते का मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। 2 रास्ता क्या है, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो हम लोग जानेंगे कि ये 2 रास्ता क्या है। जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकेट लेयर लेकर, अर्थात मुझे आशा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है इन 2D ये समझ में आ गया होगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकेट लेयर लेना है, और उस लेयर को लेकर हमको 3D बनाना है। और जब 3D बनाएंगे तो वहाँ 2 विकल्प दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, वो विकल्प क्या होगा, जब हम एक लेयर को दूसरे लेयर पर रखते हैं दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं, वॉइड। ठीक है, अब वॉइड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फ्री स्पेस होता है। किसके बीच में फ्री स्पेस होता है, तो स्फेयर के बीच में जो फ्री स्पेस होता है या जो होल होता है, ठीक है, उसी को हम वॉइड नाम देते हैं। तो मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, यह समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इसको दूसरे स्लाइड पर जो है फिगर के माध्यम से समझिए। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। नहीं हो रहा। डिस्कार्ड। तो हम लोग समझेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D क्या होता है, और ये जो अरेंजमेंट है क्या कहलाता है इसको जानेंगे। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। तो मैं जो है यहाँ स्फेयर लिया हूँ, और इस स्फेयर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं जो है इस स्फेयर को लेकर एक क्रम से जो है सजाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जो है स्फेयर है, इसको मैं लेकर जो है सजा रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे। तो ये सजा दिया। उसके बाद जब हम इसको देखेंगे
इसमें थोड़ा मैं चेंज कर दूँ इसका अरेंजमेंट, इसको ले लिया और इसको मैं यहाँ गैपिंग में डालूँगा। ठीक है, नहीं गया क्या? थोड़ा इसका अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, इसको माउस ये अनग्रुपिंग करना पड़ेगा, इसको अनग्रुप, अरे ठीक है, तो ये हो गया। अब भी इस पेयर को लेकर हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमको जो अरेंजमेंट मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। केवल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर दो ही एक्सिस का कवर कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों है, तो यहाँ पर भी जान लीजिए, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसको हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं। मैं पीछे भी बताया हूँ, यहाँ पर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं। हेक्सागोनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी स्फीयर के सेंटर को लेकर मिलाएंगे आप लोग, तो हमको मिलता है यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 1D बोलते हैं। यहाँ पर हम केवल ये एक्स, जैसे मान लो इसको एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस, तो केवल दो ही एक्सिस का यूज़ किए हैं, तो ये हो गया, उसको इरेज कर दे रहे हैं। अब जो है ये 1D हो गया। जब हम दूसरे लेयर को इस पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये जानेंगे, ये देखेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, इसका कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करके इसको मैं इसका ग्रुपिंग कर दूंगा, और जब ग्रुपिंग हो गया तो उसके ऊपर से मैं जो है कोई दूसरा लेयर लाऊंगा और रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और डियर स्टूडेंट, अब जो है दूसरा जो लेयर है, सेकेंड लेयर, कहाँ रखेंगे, तो ये जो वाइट दिखाई दे रहा है उस पर रखना स्टार्ट करेंगे। अभी जो वाइट दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल जो है प्लेनर वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रेंगुलर वाइट दिखाई दे रहा है, या ट्राइगोनल वाइट दिखाई, मतलब ट्राइगोनल बोल सकते हैं इसको। तो मैं उसी वाइट पर इसको रखूँगा, स्फीयर को मैंने रख दिया। ठीक है, और दूसरा जो है स्फीयर है रखना स्टार्ट कर दिया। जो आप लोग वाइट देख रहे हैं उसी पर रखना है इसको। थोड़ा साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा दूर दूर है, सही से नहीं जा रहा। अब इसी का हम कॉपी करके, डियर स्टूडेंट, अब आगे जो है हम रखेंगे, तो ये जो है ये हो गया। ठीक है, आगे और रखेंगे स्फीयर को, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और आगे रखेंगे हम लोग
तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो तरह के वॉइड दिखाई देंगे। इसमें जो है यहाँ पर दो तरह के वॉइड दिखाई दे रहे होंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करके जो है आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि दो वॉइड वो कौन से वॉइड है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये जो ऊपर वाला जो स्फीयर है ए, कलर चेंज करना पड़ेगा, जो स्फीयर ए है, एक बी है और ये सी है, तो इसको हम मिलाएंगे सेंटर को, तो ये ए बी सी हो गया। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे आप लोग तो एक एक्स है और ए और सी के बीच में जो नीचे जो है उसको हम वाई कह रहे हैं और ये जेड कह रहे हैं। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो हमको जो मिलेगा ये मिलेगा। अब यहाँ पर इसको उठाकर हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स वाई जेड है और ये जो है एक ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ब्लैक ब्लैक वॉइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो वाइड है वो किसके बीच में है? तीन स्फीयर तो नीचे हैं, ठीक है, तीन स्फीयर नीचे हैं और तीन स्फीयर ऊपर हैं, और इसके बीच में जो वाइड क्रिएट हुआ है उस वाइड का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस वाइड का क्या नाम होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। अब एक वाइड और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, वो होता है टेट्राहेड्रल वाइड। अब टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए हम स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं यहाँ पर, एक स्फीयर हो गया, मान लीजिए क, और ये हो गया ख, और ये हो गया ग, ठीक है। तो क ख ग को मिलाएंगे डियर स्टूडेंट तो एक हमको ये ट्रेंगल बनेगा। अब इस ट्रेंगल के नीचे एक स्फीयर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, एक ट्रेंगल के नीचे एक स्फीयर दिखाई दे रहा होगा और उसी मतलब ये तीन स्फीयर ऊपर है, क ख ग के नीचे जो एक स्फीयर है, और नीचे और ऊपर वाला जो स्फीयर है उसके बीच में एक होल है, वाइड है। तो इस वाइड का जो नाम होता है डियर स्टूडेंट, इस वाइड का नाम होता है टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं डियर स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल वाइड। अब इसी चित्र को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, मान लो तीन स्फीयर नीचे ले लेते हैं, एक स्फीयर ऊपर ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो जो अरेंजमेंट है उसी को बना दे रहा हूँ। एक तीन स्फीयर ऊपर है और एक स्फीयर नीचे है, और उसके बीच में जो वाइड होगा उस वाइड का नाम है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है वाइड होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, पहला जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, चार स्फीयर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में चार स्फीयर यूज होता है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए कितना स्फीयर यूज होता है, ऑक्टाहेड्रल के 6 स्फीयर यूज होता है।
और टेट्राहेड्रल के लिए 4 स्फीयर यूज होता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वाइड क्यों बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम स्फीयर के सेंटर को मिलाएंगे, जैसे इसके जो स्फीयर हैं उसके सेंटर को मिलाएंगे तो एक सेंटर हो गया, और ऐसे ले लेते हैं, ये ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल पर हर जगह स्फीयर है तो उसका ये सेंटर है। ठीक है, और एक स्फीयर जस्ट इसके ऊपर है तो इसका सेंटर ये है। अब इस सेंटर को डियर स्टूडेंट मिलाएंगे तो जो हमको मिलेगा अरेंजमेंट वो मिलता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे मिला देते हैं इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, टेट्राहेड्रल मिला डियर स्टूडेंट। देखिए जो हेड्रल मतलब जो हेड है वो कितना है? 4 है। कौन कौन सा है? एक तो ऐसे दिखाई दे रहा है सीधा ए, ठीक है, दूसरा है पीला पीला वाला को मिलाएंगे हम लोग इस तरह से तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी, और इसके बगल वाले और इसके बगल वाले ये, ठीक है, नीचे वाले ये वाले तो सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो फेस है यहाँ पर 4 है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड। अब जानेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कैसे इसको बनाएंगे, इसका जो 3D अरेंजमेंट होता है कैसा होता है ये जानेंगे। तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल, थोड़ा इसको इरेज कर दें, भर गया है। टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। आगे देखेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ऊपर की तरफ इस तरह से, और तो एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल लूँगा नीचे। ठीक है, तो मैं इस तरह से ले रहा हूँ ट्रायंगल, थोड़ा ये अच्छा नहीं बना रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ। जैसा बनाना चाह रहा हूँ वैसा नहीं बन पा रहा है। एक तो ये हो गया और दूसरा जो हो गया मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और ये सेंटर, ये सेंटर को मिला दीजिए इस तरह से, तो ये अपोजिट फेस हुआ कि नहीं हुआ? अपोजिट, ये उधर की तरफ है और ये जो है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, इसके जो है सेंटर को मिलाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से सेंटर को मिलाएंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, ये देखते हैं। तो हर सेंटर पे क्या है? स्फीयर है, मतलब इस जो भी स्फीयर है 6 स्फीयर, तो सभी का यह सेंटर है, तो सेंटर को मिलाएंगे हम लोग तो जो हमको मिलता है अरेंजमेंट वो कैसा मिलता है ये देखेंगे। सही नहीं बन रहा है, चलो मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। कुछ तो बनना चाहिए। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये मिल गया। तो इसको इससे मिला दिए, तो सब मिला जुला कर जो मिलाने के बाद जो मिलता है वो क्या मिलता है हमको,
ऑक्टाहेड्रल मिलता है। मतलब जो इसी तरह से जैसे यहाँ 4 फेस मिल रहा था टेट्राहेड्रल में, तो यहाँ पर 8 फेस मिलता है। ठीक है, एक बार और मैं प्रयास करता हूँ क्लियर जो इमेज बनाने का, शायद बन जाए। तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये। ठीक है, अब इसके सेंटर को मिलाएंगे हम लोग। एक तो सेंटर ये हो गया और दूसरा सेंटर, 3 सेंटर नीचे। ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है। चलो अब इस सेंटर को मिलाएंगे आप लोग। ठीक है, इसको मिला दीजिए एक दूसरे से। बन गया। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से। देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं, ए बी सी और डी को, तो ये उठा हुआ है गुंबद की तरह, और इसमें देखेंगे तो 4 फेस दिखाई दे रहा होगा। तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक पीछे जस्ट ये 4, तो 4 फेस दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से 4 फेस नीचे दिखाई दे रहा है। तो टोटल नंबर अब जो फेस हो गया कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हेड जो है, जो सिर है इसका, या जो फेस है, 8 है। अब जो है इसका जो साइज होता है बड़ा होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में। जो टेट्राहेड्रल था, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड था इस तरह से, तो उसका जो साइज होता है, या कह सकते हैं जो रेडियस होता है, और ऑक्टाहेड्रल का जो साइज रेडियस होता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब जो है अगर हम जो वाइड है, और वाइड में हम एक स्फेयर रखना चाहेंगे। ठीक है, जो वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड, उस वाइड में हम चाहते हैं कोई चोर जाकर छिप जाए, तो या चाहते हैं किसी फुटबॉल को रख दें उस वाइड में, तो वो कितने रेडियस का फुटबॉल आएगा उसमें। तो जितने रेडियस का फुटबॉल आएगा तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो रेडियस ऑफ जो वाइड होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा, होता है 0.414 इंटू आर स्फेयर। ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूँ। जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का जो रेडियस होता है, या जितने रेडियस का कोई फुटबॉल आ जाए, तो वो जो रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0.414 आर। अब ये जो आर है वो किसका रेडियस है, स्फेयर का रेडियस है। अब इसमें ये आर जो वाइड है उसका रेडियस है, तो वाइड का रेडियस ये आर है, और ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। और ये जो आर स्फेयर जो लिख रहे हैं, तो जिस स्फेयर से स्फेयर को लेकर हम 3D बना रहे हैं, उसका रेडियस आर स्फेयर है। ठीक है, और जो वाइड का रेडियस है वो आर वाइड है, 0.414। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस होता है। टेट्राहेड्रल वाइड का जो रेडियस होता है, वो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए अगर हम आर टी के लिए लिखें, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया, तो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जो रेडियस होता है वो होता है 0.225 इंटू आर स्फेयर।
मतलब जिस स्फीयर से जो है टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है तो उसका रेडियस, ठीक है, तो आर स्फीयर होता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से मतलब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अगर सेम स्फीयर लेकर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे होंगे कि आर तो सेम होगा, आर तो सेम होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये आर स्क्वायर तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये ज़्यादा है और ये कम है। ऑक्टाहेड्रल के लिए ज़्यादा होता है वो रेडियस और टेट्राहेड्रल के लिए कम होता है। तो टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होता है और ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 होता है। तो ये होता है रेडियस। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बड़ा होता है और उसमें बड़े जो जिनका साइज़ बड़ा होता है ऐसे पार्टिकल्स जो है उसमें रखे जा सकते हैं जिनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है। ठीक है, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात हो रही है। तो जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा वो किस में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे, और जिनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है वो टेट्राहेड्रल में भी एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो कहीं नहीं एडजस्ट होते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन में भाग लेते हैं और मेन स्ट्रक्चर का रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है और रिलेशन भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है और स्फीयर का जो रेडियस होता है उसमें रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकेट लेयर को लेकर हम जो 3D बना रहे थे, तो इसमें हम देखेंगे तो पाएंगे ये कि जो वॉइड दिखाई दे रहा है इसमें दो प्रकार के वॉइड दिखाई दे रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा होगा डियर स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं टी लिख रहा हूँ वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और जहाँ जहाँ मैं ओ लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड से, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ दो विकल्प हैं। जब हम दो लेयर बना लेते हैं, पहला लेयर ए हो गया और दूसरा लेयर का नाम हम बी रखेंगे। ठीक है, बी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि स्फीयर के ऊपर स्फीयर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है वो क्या आएगा, वो यहाँ तीसरा जो है, जब हम तीसरा लेयर बनाएंगे तो दो विकल्प मिलेगा हम लोगों को, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए। डियर स्टूडेंट, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे अर्थात टेट्राहेड्रल वॉइड पर हम स्फीयर रखना चाहेंगे, तो वो स्फीयर कहाँ जाएगा, जो ए लेयर का जो स्फीयर है उसके जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए एक स्फीयर ले लेता हूँ और उसको रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मान लीजिए जो है यही स्फीयर है, मैं रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक ही कर लेता हूँ तो शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। जो ब्लैक कलर का जो स्फीयर बना रहा हूँ, ये जो स्फीयर है जस्ट इसके नीचे एक स्फीयर है जो ए वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो जो तीसरा लेयर का जो स्फीयर होता है वो जस्ट ए वाला का जो है, जो ए वाला जो लेयर स्फीयर होता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब एक सामने आने लगते हैं, जहाँ भी रखेंगे वो सामने आएंगे, नीचे वाले के सामने आएंगे। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट मिलता है जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो जो अरेंजमेंट मिलता है वो ए बी टाइप का मिलता है, ए बी
ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट। अब ए बी का मतलब क्या हुआ इसको जान लीजिए। देखिए जो पहला लेयर है वो ए है और दूसरा लेयर बी है। बी नाम इसलिए दे रहे हैं कि ए के जस्ट परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल नहीं रखे हैं, फुटबॉल वहाँ रखे हैं बी में जहाँ पर गैपिंग है, ठीक है, वहाँ पर रखा गया है। फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल नहीं रखा गया ऐसे सीधा सीधा, गैपिंग में रखा जा रहा है, तो इसलिए बी नाम दे रहे हैं। और जब हम तीसरा लेयर बना रहे हैं टेट्राहेड्रल बॉड को कवर करके, तो क्या हो रहा है, वो ए के सामने जा रहा है। तो ए के सामने गया तो इसलिए उसका नाम दोबारा तीसरे जब लेयर बनाएंगे, ठीक है, तो नाम क्या पड़ जाएगा उसका, ए, ठीक है, चूँकि ए को रिपीट कर रहा है, ए जैसा ही अरेंजमेंट है, तो इसलिए हम ए बोल सकते हैं, इसको ए कहते हैं। तो जो अरेंजमेंट मिलता है इस तरह से हम चौथा लेयर बनाएंगे तो बी को रिपीट करेगा, जैसे ही चौथा लेयर बनाएंगे तो बी को रिपीट करेगा, बी के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। पांचवा लेयर बनाएंगे दोबारा जो है ए को रिपीट करेगा, ए के सामने होगा। छठवां लेयर बनाएंगे दोबारा बी को जो है बी के सामने होगा। तो इस तरह से ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलता है जो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। और जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम देते हैं इसका। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो जो ए बी टाइप का जो अरेंजमेंट मिलता है उसको नाम देते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में HCP बोला जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है HCP बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब जो है आगे देखेंगे कि जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो क्या होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किए तो हमको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। ए बी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिला और हमको मिला HCP। लेकिन जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैं रेड बनाया हूँ वहाँ पर स्फेयर को रखना। अब डियर स्टूडेंट जब हम ये जो रेड वाला स्फेयर जो हम रख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये स्फेयर न ही ए के सामने आएगा न ही बी के सामने आएगा, तो किसी के सामने नहीं आ रहा, ना ए के सामने आ रहा, ना बी के सामने आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम होगा सी, ठीक है, सी होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए तो ये हो जाएगा। आगे रखते जाएंगे तो हमको एक लेयर मिलेगा, उसका नाम, उस लेयर का नाम रखेंगे सी। तो न ही ये ए के सामने न बी के सामने है, तो इसलिए एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है, सबसे अलग है, मतलब ओरिएंटेशन इसका अलग है, ठीक है, किसी के सामने नहीं आ रहा है, किसी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए नाम रख रहे हैं सी। और जो अरेंजमेंट मिल रहा है वो ए बी सी और ए बी सी मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है। अर्थात जब हम चौथा लेयर बनाएंगे तो चौथा लेयर बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो उसमें होगा क्या, होगा ये कि दोबारा जो है एक के जैसे ए पर रिपीट करना स्टार्ट करेगा, ए के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। चौथा लेयर बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे लेकिन तभी भी जो है ए के जो है जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए ए आ जाएगा। पांचवा लेयर बनाएंगे तो बी के परपेंडिकुलर होगा और छठवां लेयर बनाएंगे तो सी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए दोबारा जो है ABC नामकरण करते जाते हैं, ये हो जाएगा। तो जो ABC अरेंजमेंट होता है वो होता है FCC बनाता है, या इसी को बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये अरेंजमेंट है।
तो जब हम हेक्सागोनल 2D स्क्वायर क्लोज पैकेट लेयर को लेकर हम 3D बनाने का प्रयास करते हैं तो दो प्रकार के अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक ABAB जिसको हम नाम देते हैं HCP, और दूसरा ABC जिसको नाम देते हैं FCC या CCP। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग में हम लोग जो है देखेंगे आगे कहाँ थे। तो क्लोज पैकिंग तो चाहेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 3D हो गया, और इसी को मैं बता रहा था कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो ABAB टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकेट लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, O को कवर करते हैं, तो वहाँ पर FCC या CCP मिलता है, और यहाँ पर ABC टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। तो इस तरह से जो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड हो गया, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। आगे हम लोग देखेंगे या पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। तो रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, रेशियो का मतलब अनुपात होता है। तो त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को नाम देते हैं हम लोग रेडियस रेशियो। किसके बीच में रेशियो? तो जो रेडियस होता है कैटायन और एनायन का, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का जो रेडियस होता है, तो जो अनुपात होता है उसी को हम लोग रेडियस का जो अनुपात होता है उसी का नाम देते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और थोड़ा डिटेल में जानना। जैसे NaCl हो गया, तो जो NaCl है तो Na का कुछ साइज होगा, Na का जो है कुछ रेडियस होगा R+, और Cl का कुछ रेडियस होगा R-। तो रेडियस रेशियो जो होता है RR, वो होता है R+ बटे में R-। तो जो अनुपात होता है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस रेशियो। अब जो है जो रेडियस रेशियो होता है अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग सॉलिड स्टेट के लिए, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए, या अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो यहाँ पर आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि रेडियस